अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चूंकि ईद के बाद हमारा ये पहला प्रोग्राम है, सबसे पहले आप ये बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? यार हमारी ईद क्या गुजरनी होती है, असल बात यह है कि आम आदमी की ईद कैसी गुजरी और उसके बारे में इट इज़ सो डिप्रेसिंग। मैं आपको अजीब सी अभी बात बताता हूँ कि अवाम की तो ईद मुहर्रम और मातम बन के रह गई है और इस साल तो कमाल हो गया। मैं वॉक पे जा रहा था ईद के अगले रोज़, तो अपने इधर अपनी कॉलोनी में 2-3 घरों के बाहर मैंने देखी कुछ 30 मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं और मैं बड़ा हैरान हुआ। लोग खड़े हैं, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? जी कुर्बानी का गोश्त लेने आए हैं। कैन यू बीट इट? ये कल तक की बात है। मोटरसाइकिल एक गरीब आदमी के लिए वो मुतमव्वल समझा जाता था, मतलब सफ़ेद पोश समझा जाता था। अब घरों के बाहर अगर 50-50 और ईद से अगले रोज़ या शायद उससे भी अगले रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अब याद नहीं, कुर्बानी का गोश्त लेने के जी आए हुए हैं जी ये लोग। तो इसमें इन हालात में ये पूछना कि ईद कैसी गुजरी, उसकी वजह पता है मरियम, हमारे यहाँ ये लानत है बहुत। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी आसूदा है और आप कंफर्टेबल हो तो यू आर नॉट बॉदर्ड कि लोगों पे क्या गुजर रही है। वो जो लोग हमारे जैसे बदकिस्मत होते हैं वो उनकी सारी ज़िंदगी मिजरेबल, आप जितने भी भले कामयाब हों आप मिजरेबल ज़िंदगी गुजारते हो, बिकॉज जानवर तो नहीं है हम। इर्द गिर्द जब बंदा देखता है हालात और कसम पुरसी और तो दायरा ईद शीद क्या होनी है, बहरहाल उसको छोड़ो आप। एक अफसोसनाक खबर है, आपने पढ़ी होगी, जहांगीर तरीन के जो भाई थे बीमारी की वजह से उन्होंने पता नहीं क्या सूरत हाल, तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। बहुत तकलीफ थे बात। ही वॉज मच यंगर जहांगीर तरीन से, शक्ल भी बहुत मिलती थी। इत्तफाक ऐसा है कि जहांगीर तरीन से तो मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, आलमगीर तरीन को मैं कभी नहीं मिला, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक। और ईद के फ़ौरन बाद ईद शीद अब कोई नहीं रह गई इस मुल्क में। ईद तब होगी जब भारी अक्सरियत उसको खुशी से मना सकेगी। वो तो अजीबो गरीब सूरत हाल है। बापों के दिलों पे क्या गुजरती होगी, बंदा सोचता है यार कि जो बाप अपने बच्चों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया ना, उसकी क्या ईद, उसकी बीवी की क्या ईद, उन बच्चों की क्या ईद। तो लानत है ऐसे हालात पे और इनको पैदा करने वालों पे उससे 1000 गुना ज़्यादा लानत है। बहरहाल आगे चलें। ठीक है सब आगे चलते हैं, असल खबरों की तरफ आते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है और मुल्क भर में एहतजाज जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो हमें जवाब देना आता है। और ये हरकत तो कई बार हो चुकी है, जवाब देना आता है तो जवाब दें। फिर क्या लोगों को आप एक्सप्लॉइट करते हो जज्बाती तौर पे, और फिर वो ये जवाब देना आता है। क्या आता है भाई, क्या जवाब दोगे? पता भी है वो था कौन? ये 37 साला लानती इराकी था और मुल्हिद था। अच्छा, तो ये अब कहना कि मैं अजीब इस मामले में कंफ्यूज हूं मरियम। देखें, बात सुने, कोई गलीज से गलीज जानवर, बंदा, कोई शिप भर के ले जाए गलाजत, समंदर की तौहीन कर सकता है? बताएं मुझे। नहीं। अच्छा, कोई आसमान पे थूक सकता है? नहीं हो सकता। और ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। चांद सितारों की तौहीन, तो ये तो जो आखिरी किताब है ये तो कायनातों की नस नस में रची बसी चीज है। सो कैसे? अच्छा, कोई पागल मलून काबिल नफरत आदमी होगा, दूसरा रुख है, उस पर कोई नहीं देखता। मैं आलम इस्लाम का ठेकेदार नहीं हूं, मैं पाकिस्तानियों की बात करता हूं, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। अगर हम लोगों ने कुरान पाक की हिदायत पे अमल किया होता
आधी भी नहीं, 25% भी नहीं, एक हिदायत, रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ मेरे इस दुआ पे हमने क्या किया, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी है। वो दुनियावी इल्म भी ओए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के इल्म है बेशक। चूंकि जिसने ये दीन दिया है उसी ने ये दुनियाएं दी हैं, कहकशाएं दी हैं, ये कायनातें दी हैं। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, स्पेस साइंसेज है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो ये कहां क्या करती, बॉटनी क्या करती पौधों के साथ? पौधे मेरे बाप ने बनाए। असल प्रॉब्लम है वो जो इकबाल ने कहा था ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। जब 3 कॉन्टिनेंट्स पे सलमान द मैग्निफिशेंट, खिलाफत उस्मानिया उसकी हुकूमत थी, जुर्रत थी दुनिया में। अमीर तैमूर बहुत सफाक आदमी था, प्लस माइनस आधी दुनिया उसने, बड़ा कॉन्करर था वो, अलेक्जेंडर द ग्रेट से, सिकंदर आजम से, सफाक आदमी था, सब कुछ था। मुझे बताओ जरा, उसकी जिंदगी में बने हुए बिल्डिंगों पे कुरान पाक की ये वो जुर्रत कर सकता था कोई? तो अपने भी गिरेबानों में यार हमें झांक लेना चाहिए। हम ज़ौफ़ के उस दर्जे पे हैं जिसका दिल करता है चपेड़ मार के चला जाता है। कश्मीर हमारे गवांड में है, सुबह घिसे पिटे बयान देने के, यूं कर देंगे, बुक कर देंगे, जवाब देना आता है तो दो, नहीं आता जवाब को एक इंडिविजुअल की पूरी कौम दिया करती है। पूरी कौम, अगर हम बुनियादी तौर पे सेकंड रेट सिटीजन, अगर ग्लोबल विलेज है ना, ये आलमी गांव है ये दुनिया, तो हम तो इस सब इसके कम ही रह गए। कोई जरूरत करता तारिक बिन ज़ियाद के, मूसा बिन नसैर के होते हुए, यार ये हमारा अपना भी तो कुछ कोई रोल है कि नहीं? किसी जोगे होते, ये भी सफारतकारी हैं, हमें जवाब देना आता है तो दो, नहीं आता देना भाई। हम बहुत कमजोर हैं, हम अपनी आबादी, अपने भूखे को का पेट नहीं भर सकते, हमारी औकात ये है। हम मकरूज हैं, हम सूद के कारोबारी हैं, हम ढोंगिए लोग हैं। सूद हलाल है, बताएं? IMF जिस पे फुदक रहे हैं, भगड़े डाल रहे हैं, लुटियां डाल रहे हैं, वो उन्होंने क्या कर्जे हंसना दिया आपको? इसलिए जाने दो। ये इसी किताब जिस पे हम अक्सर मातम करते हैं, बिकॉज ये मामूल बन चुका है, हर दूसरे तीसरे चौथे महीने कोई बेगैरत उठता है और इस तरह की हरकत करता है। ये 25 करोड़ कलपते हैं और बैठ जाते हैं। फिर मुझे कोई सादा बात है यार, एक हिदायत पे ही अमल कर लेते हैं। मुसलमान मुल्क आज भी बरसरे पेकार हैं। एक गैर इस्लामी मुल्क ने 2 बड़े इस्लामी मुल्कों की सुलह कराई है, ईरान इराक, दोनों मुसलमान मुल्क। पता नहीं लाखों बंदा मारा गया, कौन कसूर हुआ है पता ही कख नहीं, लगे हुए हैं उधर ही। खुद हम 75 साल में आलम इस्लाम छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इसलिए जरा थोड़ा ठीक अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। ये मैं इसलिए मातम करता रहता हूं कि याद रखो, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं उसको तस्लीम ही नहीं करता तो इलाज मैंने खाक करना है। पहले अपनी हिमाकतों का, गलतियों का, अपनी खबासतों का शऊर पैदा करो, ताकत हासिल करो। ताकतवर होते तो मैं देखता कौन ये जरूरत करता है। अमीर तैमूर के होते को करता, बताओ? उसको अर्थ शेकर कहते हैं, जिसने दुनिया झंझोड़ डाली थी। अब हम खुद ही झंझोड़े फिर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपनी इस्लाह करें, फिर दुनिया को जवाब दें। आगे चलते हैं असद साहब। शहबाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को तूफानी बारिशों के बाद फौरी इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा है कि अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए इक़दामात तेज किए जाएं। यार छोड़ें ये अर्बन फ्लडिंग से बचाव के इक़दामात तेज, फौरी क्या फौरी? 75 साल फौरी?
पता नहीं 30-40 साल तो यही खा गए। अभी फौरी केड़ा फौरी? यहां जमहूरियत ही फेक नहीं, हमारा हर प्रोजेक्ट फेक होता है। उसका सबूत है। करते क्यों हैं? इनके अपने लोग कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी हैं। लगाते क्यों हैं? लगाते इसलिए हैं कि उसमें माल बनता है बहुत। फिर होता क्या है? हर प्रोजेक्ट फ्लॉप। ऑरेंज ट्रेन फ्लॉप, उसका सारा सामान बिक गया, उजड़ गया। भीख में मिली स्टील मिल, रूसियों ने दी, बेच खाई। वो कहते हैं जी कि 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। किसका? बारिशों का। तो 30 साल पहले हुजूर रंजीत सिंह की हुकूमत थी, आप ही थे। तो अब तक क्या करते रहे हो तुम? हर साल ये तमाशा लगता है। अच्छा, इनको एक जमाने में इनकी शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के ज़माने में वासा की तरफ से एक प्रपोजल आया कि जी चंद अरब रुपए हमें दे दें, हम लाहौर में नया ड्रेनेज सिस्टम, जैसे गुलबर्ग में क़यामत आई हुई है, एक नया ड्रेनेज सिस्टम हम, जिससे बारिश के पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। जितनी भी बारिश हो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो खादम आला रिटायर्ड, अब तो खैर वो वज़ीर आज़म है, उसको खादम आला मतलब क्या क्या क्यों इस तरह के हमें ये शेर व शायरी हमें खादम आला कादा खादम आला भाई? जुलूस तेरा थमता नहीं, प्रोटोकॉल तेरा रुकता नहीं, टाइयाँ तेरी ख़त्म नहीं होती। खादम आला। अच्छा चलो, खादम आला ने कहा कि मैं पागल हूं जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए अरबों रुपया जमीन में दबा दूं। मैं तो ओवरहेड्स बनाऊंगा, अंडरपासेस बनाऊंगा जो नजर आएंगे। वो जिन लोगों का रवैया, जिनका एटीट्यूड हो, जो एक एक कदम पे एक एक रुपए में से पॉलिटिकल माइलेज, मुल्क दिवालिया हो जाए, इनका वोट बैंक कायम रहना चाहिए। वो अल्लाह ने छीन लिया इनसे। तो इसलिए ये जो इस तरह की है ना फौरी। अच्छा, फिर एक और मैं पढ़ता हूं इन जोकरों के बारे में। बरहम हो गए। वो की बरहम हो गया तू? बरहम होने पे कुछ लगता है? सिवाय इसके कि हाई ब्लड प्रेशर का हो, मैं बरहम हो जाता हूं, मेरे और बस में कुछ नहीं। तुम्हारे तो बस में है, तुम कुछ करो। तुम सिर्फ बरहम, फौरी, ये दिखा देंगे वरना हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते, तो करो। ये सारा ऑल दिस इज, ये सौदा बिकना नहीं इनका। ये फंसे हुए हैं भले वक्तों में। ओ पुराने, एक नई, दूसरी, तीसरी बल्कि नस्ल अब जवान हो गई है जो ये दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट एंड बाय दिस नॉनसेंस। ड्रेनेज सिस्टम, वासा का ऑफर किया नहीं, फिर मैं अरबों रुपया दे दूं जेरे जमीन। वोटर को तो नजर ही नहीं आता। छोड़ो, ठीक है, चलें। अच्छा साहब, इसहाक डार ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के आइंदा वजीर आजम होंगे और वो 14 अगस्त को पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। क्या कहेंगे? यार ये अजीब सा ही आदमी है, चला जाए तो अदाब, वापस आ जाए तो अदाब। मुझे समझ नहीं आती क्या ये सियासी किस्म के ईदी हैं। वो 3 बार मेरे जैसा बंदा वजीर आजम रह चुका हूं और क्या करना, पेट नहीं भरता। प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकली 4 बार। अब भी जो है बेसिकली शहबाज शरीफ साहब, मतलब तका छोटा भाई बरखुरदार साहब, वो पेट ही नहीं भर रहा, फिर होगा। ये क्या है? आइंदा वजीर आजम होंगे, मैं देखता हूं होंगे। चलो, हसन साहब, बहुत बड़ी जी बेशर्मी की हद तक कोई धांधली ना हुई। तुम देखना, इनके तो पोलिंग बूथ्स वीरान होंगे, मैं कह रहा हूं बार बार। जी हसन, मरियम औरंगजेब तो कहती हैं कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। वही भाई, अपने लीडर की तौहीन कर दी उसने भाई, बेइज्जती फरमा दी अपने कायद की। वो भाई, बैनुल अक़वामी मसाइल का हल भी सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। वो जब बराक ओबामा के सामने बैठ के पर्चियां पढ़ रहा था, उसको बता रहा था कि अमेरिका के जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा अमेरिका और चीन का फड्डा भी तुम देख लेना, नवाज शरीफ ही हल कराएगा। रूस यूक्रेन वगैरह का बड़ा मसला बना हुआ ना दुनिया में, इसका हल भी सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। इसराइल फलस्तीन वगैरह देखना तुम, बिलाखिर आज से 100-150 साल बाद अल्टीमेटली नवाज शरीफ ही कराएगा। अच्छा, मैं कभी कभी देखो, बात सुनो, मैं आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट पूरी कौम के साथ शेयर कर रहा हूं कि कायदे आजम
कायदे मिल्लत, ये ऐसे 2-4 लोगों के बाद क़याम पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ साहब के बुजुर्गों का बड़ा रोल है। जाओ कभी अमृतसर में असली जाती उमरा देखो, वहां जाके लोगों से इंटरव्यू करो। मैं गया हूं, क्योंकि उस शहर का सबसे बड़ा चौक मेरे परनाना के नाम पे, तो जाओ जाके पता कर लो। मरियम औरंगजेब ने तो बात ही बड़ी मामूली की है, अपने कायद के साथ ज्यादती कर गई हैं वो। बैनुल-अक़वामी मसाइल का हल, पाकिस्तान के तो मसले हल हो चुके हैं। पर हसन साहब, नवाज शरीफ ने इससे भी बड़ी बात की। उन्होंने कहा है कि आने वाला दौर हमारा है, हुकूमत में आकर महंगाई का खात्मा पहली तरजीह है। आने वाला दौर अगर इनका है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खत्म। पहली और आखिरी तरजीह ये जो बैरूने मुल्क जायदादें, खरबों अरबों डॉलरों के कारोबार बच्चे करते फिर रहे हैं, असासे हैं, ये सारा रौला, ये देखो ना, मतलब ये आने वाला दौर, महंगाई खात्मा, महंगाई वो शेर आटा खा गया। भारी मैंडेट था इसका, भाई मैं क्या करूं। चंद जेबों ने खुदकुशियां की, किधर गई पीली टैक्सियां, नीले ट्रैक्टर, कहां गया सारा कुछ। वो ये इतना इन्होंने 40-45 साल ये लोग इक़्तिदार में रहे, जितना अरसा ये इक़्तिदार में रहे इस मुल्क की इक़्तिसादी बर्बादी में उतना ही इनका शेयर है, जो जितनी देर इक़्तिदार में रहा। इमरान रहा उसके हिसाब से उसका शेयर है, जितनी देर ये रहे, जितने देर पीपल्स पार्टी रही। रोटी कपड़ा मकान, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। मुझे एक ज़माने में एक कोई डिनर विनर था, पुरानी बात है, तो किसी ने कहा कि ये आने वाले दिनों में DHA वगैरह में भी ना 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले। तो मैंने कहा बंदा पागल है। ये चंद साल पहले की बात है कि वो डिफेंस में भी इस तरह था। वो मैंने एड्स देखी, मुझे वो बंदा याद आया। मैंने कहा यार बड़ा विजनरी था, मैं सोच भी नहीं सकता ये तो हाल हो गए हैं। रोटी भुट्टो साहब ने देनी थी, सुभान अल्लाह, अन्नदाता। वो आज भी अवाम लाइनों में मर रहे हैं, कपड़ा रोटी। मैंने तो पता नहीं अपने किसी प्रोग्राम में कहा था ना कि भाई ये हाँ लंडे पे टैक्स खत्म कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे गोरा धोतियां ते सुथना पानियां शुरू कर दे, वरना आम आदमी या आईनी तरमीम लाएं, हर रोज लाते हो ना, अभी भी आई है एक आध, उसमें आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे नंगा बाहर फिरने की इजाजत दी जाए। जिस आदमी के पास सतरपोशी के लिए नहीं है वो नंगा फिरे। चलो, ये 40 साल पहले दस्तकारी छोड़ के इन्होंने सियासतकारी शुरू की हो भाई। लोहा कूटते कूटते अवाम को कूटना शुरू कर दिया। अब अवाम के पल्ले रहा कुछ नहीं। अच्छा, फुदकते हैं कि वो IMF से यूं हो गया। वो बोटियां तो नोच के तुमने अवाम की उनको दे दी हैं, उनकी सारी शराइत माल नहीं है तो मिल गया, खत्म। सही। हसन, मुझे आप एक छोटी अगला दौर भी अगर इन्हीं का है तो फिर अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। जी ठीक है हसन साहब, मुझे प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 5 जुलाई 1977 स्याह तरीन दिन था, आमिरों की विरासत को दफन कर देंगे। मरियम अल्लाह माफ करे, अगर इस छोटी सी बाली उमरिया में बिलावल की याददाश्त का ये हाल है तो जब ये बड़ा होगा तो फिर क्या करेगा। इसको याद नहीं कि सबसे बड़ा आमिर पाकिस्तान की तारीख का, सबसे बड़ा मुनाफिक और सबसे सफाक, उस आदमी का नाम था ज़ियाउल हक, और उसकी सबसे बड़ी विरासत है नवाज शरीफ, जिसके पहलू में आपके अब्बा, कभी आप, कभी दोनों बाप बेटा बैठे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कभी कभी कहते हैं, पिछले दिनों भी एक नाबगे ने कहा था कि मुशर्रफ ने भी कू किया, वो भी डिक्टेटर आमर था। वो बुनियादी तौर पे एक शदीद रिएक्शन था इदारे का और एक बावकार कमांडो का,
नवाज शरीफ की इंतहाई बेहुदा बच्चगाना हरकत का कि तैयारे का रुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिसमें है दुश्मन मुल्क में की तरफ मोड़ दिया जाए, ये भोंडा हुक्म था जिसका रिएक्शन आना था वो आया। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी कारगिल में ये हुआ। और भाई तुम्हारे अंदर अगर जुर्रत थी तो कायदे आजम सानी साहब सैक करते, आप परवेज मुशर्रफ मरहूम को सैक कर देते, टर्मिनेट कर देते। नहीं, हिम्मत नहीं थी। चत्तर चिलाकी, गवाल मंडी, त्यारा यूं कर दो, फलाना अपना को बट साहब ला के उसको फूल पत्तियां लगा दो। तो भाई असल बात यह है कि इस तरह की हरकत तो आप किसी एसएचओ के साथ भी करोगे तो वो भी रिएक्ट करेगा। वो तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और करोड़ गुना बेहतर इंसान, स्ट्रेट सिंपल, बेहतरीन अदबार में से एक उनका था। जो मर्जी कर लो, मैं लानत भेजता हूं इस जमहूरियत पे। आमिर 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 लफ्ज रटे हुए हैं आपने। वो आमिर तो एक बार आमिर है, तुम चार चार बारियां लेके वजारत उज़्मा की, तुम आमिर नहीं हो। तुम्हें सुरखाब के पर लगे हैं, तुम्हारे सरों पे सींग हैं, पीछे दुम है। कौन सा कारनामा है भाई? को बड़ा मेरे मुंह से कुछ और निकला। ये बात सुनो, हम भी ना बहुत हमारी दानिश्वरी भी जो है ना, ये भी दाल दलिया ही है बस। आमरीयत और क्या होती है बताएं मुझे। पाकिस्तान का कोई एक आमिर बताएं जिसने चार चार बार और फिर कई कई बार, पंजाब को छोड़ो, वजारत उज़्मा आमिर ये हैं कि वो हैं। सही, इसलिए छोड़ो, जाने दो। आगे चलते हैं साहब। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने एक उम्मीदवार को सिर्फ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। आपके ख्याल में ये तरमीम एक खास शख्स का रास्ता रोकने के लिए की गई है? बिल्कुल की है, लेकिन इस तरह रास्ते रुकते नहीं। भुट्टो की जान लेके भी वो जो भी था जैसा भी था, आप उसका रास्ता रोक नहीं सके। ज़िया-उल-हक की कब्र पे बंदा ही दिखाई नहीं देता। ये नवाज शरीफ जो कहा करता था मैं उसका अधूरा मिशन, मैं उसका पता नहीं कौन सा बेटा तो फलाना, उसको उसकी कब्र का रास्ता ही नहीं याद। और ज़िया-उल-हक भी, अल्लाह पनाह मांग के बात कर रहा हूँ रब की, वो एक ऐसा धोखा और फरेब था वो आदमी कि उसकी कब्र में भी वो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ज़िया-उल-हक की है। ये मैंने नहीं, वो मैंने लोगों से सुना है, कई लोगों से सुना है, हजारों बार सुना है कि वहाँ वो वैगनों वाले कहा करते थे पता नहीं जबड़ा स्टॉप तो फलाना टमकाना। तो ये पीडीएम ये जो हैं ये अपने हर तरह की हरकतें, फिर भी सबक नहीं सीखते, हर बार छितर खाते हैं, फिर वहाँ से शुरू हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती। तो बाकी ये जो तरमीम आई है यही काफ़ी है। तरमीम बजाते खुद इतना बड़ा तबसरा है कि मेरे जैसे आदमी की तबसरे की ज़रूरत नहीं है। सही। हसन साहब, एक अहम खबर शामिल करेंगे। 3 अरब डॉलर वसूली के बाद पाकिस्तान कर्ज लेने वाला बड़ा मुल्क बन जाएगा। अब तक कर्ज लेने वाले मुमालिक में अर्जेंटीना का पहला और मिस्र का दूसरा नंबर है। चलो, किसी सूरत में तो बड़ा मुल्क बनेगा ना, किसी भी सूरत में बने तो सही। पाकिस्तान फॉल ऑफ ढाका के बाद हम आधे रह गए, अब बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। 98 में कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। ना कर्ज उतरा ना मुल्क संवरा, बद से बदतर कर्ज बढ़ गया, सवार सारे का सारा बिगाड़ में तब्दील हो गया। अब बिजली गैस की कीमतों में इजाफे, ये वो बिल देख के लगता है पता नहीं है हम घरों में को फौंटनियाँ चला रहे हैं। इसलिए ये इस तरह की है कि पाकिस्तान कर्ज लेने वाला बड़ा मुल्क, चलो यार बड़ा किसी खाते में हो, बड़ा तो हो। और एक बात याद रखना, ये मुस्तकबिल की बात करते हैं, गदागर थे गदागर रहेंगे, मकरूज थे मकरूज रहेंगे, जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती। इट इज नॉट अ कंट्री ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज अ कंट्री ऑफ कंफ्यूज्ड प्रोजेक्ट्स। इमरान प्रोजेक्ट की बात होती है ना, बिल्कुल ठीक है, तो कोई नया है? ये नवाज शरीफ प्रोजेक्ट नहीं था, बताएं मुझे।
इट्स अ कंट्री ऑफ कंफ्यूज्ड प्रोजेक्ट्स। इमरान प्रोजेक्ट था तो नवाज शरीफ प्रोजेक्ट नहीं, और भाई जुल्फकार अली भुट्टो प्रोजेक्ट नहीं। बताएं जरा मुझे। तो इसी तरह का अगले अब एक चांस है, मुझे पता है कख नहीं होना, लेकिन मैं अपने हमवतनों के साथ एक बात शेयर कर रहा हूं कि जिस तरह हमारा दूध नापाक है, ना खालिस है, हमारा बेसन, हमारी खुराक मिलावट ज़्यादा है, इसी तरह का इलेक्शन मिलावट ज़्यादा हुआ तो अंजाम के लिए तैयार रहो। इलेक्शन खालिस होगा जब भी होगा 200-400-500 साल के बाद तो मुल्क खालिस होगा, वरना के आगे फिर मैं नहीं बोलता। हसन साहब, शहबाज शरीफ ने कहा है कि सियासतदान और इदारे 20 साल तक अपने दायरे में काम करें तो तरक्की कदम चूमेगी। यार ये छोड़ने के बादशाह हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। आधा मुल्क ये सियासतदान खा गए, बाकी आधे की पूरी इकोनॉमी खा गए। दावे फिर 20 साल तक, इसका मतलब है 20 साल तक तो वैसे क्लीन चिट दे दो। 20 साल तक मजीद कितनी नस्लें खा जाएंगे ये, वो उसको छोड़ो। 20 साल बाद, मैंने अभी आपके पिछले किसी सवाल के जवाब में कहा कि इनकी औलादों में से किसी को पूछना भाई, वो तो अड्डा भटका कह गया 20 साल, वो कहेगा बस ये और भी 1 साल और बस। वो दादाजी को गलती हो गई सन, वो थोड़े जन हिले सन, बेसिकली उन्होंने 200 साल कहना सी, उन्होंने भी कहता। और अब भी अगर अवाम ने खुद एहतसाबी से काम ना लिया, हुक्मरानों को छोड़ो, इनका एहतसाब तो पता नहीं कब होगा। हम पहले अपना एहतसाब कर लें, अपने अंदर झांको पहले, हम क्या हैं। ये जब कह रहे होते हैं ये बिलावल और ये मरियम माँ इस टाइप के कि प्यारे बहनों प्यारी भाइयों, उनको चाहिए अंडे मारें, हमारे पेट में रोटी नहीं है। तुम्हारी घड़ी कई करोड़ की है, तुम क्या हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन नहीं, तालियां बजाते हैं, मियाँ दे नारे बजन के, पता नहीं की बज गया, किथे बज गया, लेकिन बहरहाल मियाँ दा नारा भी बजेगा। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, करंट अफेयर से हटकर खबर शामिल करते हैं। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि मसनूई जहानत इंसानियत के खात्मे का बाइस बन सकती है। वो इस तरह के इसका मनफी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर एटमी जंगें छिड़वा सकता है। इसके अलावा इंसानों का ज़रूरत से ज़्यादा मसनूई जहानत पर इन्हिसार उनकी अपनी सलाहियतों को मुतासिर कर सकता है। मरियम, आप ज़रा गौर करो, ये बड़ी बोगस सी बात है, बहुत ही बेहुदा बात। इंसान एक ऐसा जानवर है जो किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकता है। और आप मुझे बताओ, यहां तो लोगों ने मज़हब तक को नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, बुद्धिस्ट जो हैं वो नंगे पांव चलना, वो ये सारा म्यांमार में मुसलमानों के साथ उन्होंने क्या किया। ईसाइयत में हज़रत ईसा से मंसूब है कि कोई तुम्हें गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम उन्होंने आपस में लड़ी तो तबाही मचाई। अच्छा, अब एटम तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका बम बना के हिरोशिमा नागासाकी उड़ा दोगे तो दुर्फेटे मुंह है। अगर उसकी वजह से या शहर जला दो या शहर जगमगा दो, उसी से अगर उसी एटमी तवानाई से आप अगर वो बिजली घर वगैरह बनाते हो, कमाल की बात है। डाकू के हाथ में भी असला होता है, वतन के मुहाफिज के हाथ में भी असला होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो असला ही। सो इसलिए ये हर चीज़, खूबसूरती का भी गलत इस्तेमाल होता है, जहानत का। मैं एक अजीबो गरीब सवाल करता हूं मरियम आपसे, कोई बंदा गन पॉइंट पे लूट ले किसी को, सुनो इंसानी अक्ल और इसकी औकात क्या है। कोई बंदा मसल के जोर पे असला दिखा के लूट ले, पूरा घर लूट ले, पूरा मुल्क लूट ले, या जो भी करे, वो तो मुजरिम है। जो मसल की बजाय अकल के जरिए आपको लूट ले, खरपति हो जाए, वो भाई है तो दोनों ताकत है ना। अगर यहां की ताकत से लूट लिया मैंने आपको तो मैं ठीक हूं। अगर मैंने असले के बलबूते पर, ठीक और गलत
ये ज़िंदगी में सारा भाई इसी तरह चलता है। मसनूई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बेचारी किस खाते में, किस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ बताएं आप। मज़हब से ज़्यादा हमारा तो दीन है, मज़हब से ज़्यादा मैं दीन को भी इसमें शामिल। हम लोग क्या करते हैं, बात सुनो। मैंने जब इनका दिया था पीटीआई वालों को, मैंने तो मेरा ख्याल पहले 1.5-2 साल में छूट छाड़ दिया था सारा काम। मुझे चूंकि वैसे ही नहीं अच्छी लगती सियासत। मैंने लिखा था हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का। मुझे बताओ, ये बरसों लेटर हेड्स पे रहा, हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का, ये स्लोगन था। अब मुझे बताओ इसके अलावा कुछ है? कुरान पाक की अभी हम बात कर रहे थे, तौहीन की, जो मैं समझता हूँ तौहीन तो नहीं, कोई कुत्ता पागल अगर वो कर जाए तो वो उसको छोड़ो। ये मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये इन 3 चीज़ों के अंदर हमने कहाँ से इख्तलाफात इतने ढूंढ लिए कि हमारी नमाजों के औकात मुख्तलिफ हो गए। आप ईद आज मना रहे हो, मैं कल मना रहा हूँ, आपका रुख इधर है, आप मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़, तो कहानी क्या है? सजदा किसको? खालिक को। मुझे नहीं समझ में आती। सो गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का हो सकता है। जहर है, चलो वो तो तरियाक के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। जहर तो बहुत सारी दवाओं में इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ जहर भी है। ये क्या बात हुई? करो सही जी, ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। पिछले दिनों वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के जापान के दौरे पर आसिफा भुट्टो की शमूलियत पर नाकदीन ने सवाल उठाया कि ये खारजा अमूर के ज़ाब्तों के मुनाफी है। तो यार इस मुल्क में कौन सी चीज़ ज़ाब्ते के मुताबिक होती है? दयानतदारी की बात है। कोई जो जिसका दिल करे मेरे साथ वो मुनाजरा कर ले। जब पुराने मौलवी शौलवी नहीं करते थे बैठ के आपस में, वक्त जाया करते थे, हम भी थोड़ा सा वक्त जाया कर लेंगे, आगे बैठ जाए। इस मुल्क में कौन सी चीज़ ज़ाब्ते के मुताबिक है? मुझे बताओ, एक बताओ। अपनी सड़कों पे जाओ, शर्म आती है, शर्म आती है। ट्रैफिक ज़ाब्ते के मुताबिक होती है। एक्सट्रीम राइट पे मोटरसाइकिलिस्ट जा रहे होते हैं, ठोस 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 करती हुई, अजीबोगरीब, लेन का सेंस नहीं है, वायलेशन आम है। और मैंने देखा, भाई मैं हैरान है, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? तो मैं ड्राइवर था, वो मुझे कहता है सर कुछ नहीं है, थे कैमरा लगाया है। तो 3 थे वो मोटरसाइकिल पे, जो सबसे पीछे बैठा था उसने नंबर प्लेट पे हाथ रखा। इट डिडंट मेक एनी सेंस, मैं नहीं समझा। उसने कहा जी कैमरा लगाया, वो अपना मोटरसाइकिल था, वो पता नहीं ये औकात है। तो मुझे आप बताओ कि वो अगर अपनी छोटी बहन को साथ ले गया है और टिकट शिकट भी उनके लिए, इसकी क्या औकात है? टिकट क्या औकात है? ले गया तो कौन सी क़यामत आ गई? आप ज़ाब्तों को रो रहे हो यार, कमाल की बात। इस मुल्क में कोई शय है जो अपने ज़ाब्ते, जुल्म किसे कहते हैं, हदूद से तजावुज़ करना, कोई है जो अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं कर रहा? बता दो। बाकी रह गई वजारत खारजा की पॉलिसी। तो क्या हमारी वजारत और क्या वजारत खारजा और क्या उसकी पॉलिसी? मुझे तो 75 साल में अपने पूरे मुल्क की कोई पॉलिसी समझ नहीं आई। ये आबादी एक ज़माने में था कम बच्चे खुशहाल कराना, लो 25 करोड़, और मेरे गल करते करते मेरा ख्याल 26 करोड़ हो गए उन्हें। इस मुल्क में कैंपेन थी बहुत बड़ी, कम बच्चे खुशहाल कराना, तो पता नहीं क्या बोर्ड्स पे लिखा होता था, बहबूदे आबादी, तो पता नहीं क्या, तो पता नहीं क्या, किधर गया? ये सब टोपी ड्रामे हैं, कोई ज़ाब्ता शाब्ता नहीं। यहाँ कदम कदम पे जिसके हाथ में, वो कहता है ना ये मुल्क नहीं है मंडी है, मेरा ही शेर है, किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। जो तगड़ा है वो डंडा इस्तेमाल कर रहा है, जो कमज़ोर है वो डंडी मार के आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 1 किलो की बजाय आपको 5 किलो दे रहा है, ख़त्म हो गई बात। ये डंडा और डंडी का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें ज़ाब्ते ज़ूब्ते पता नहीं बाहर से बोरो कर लेते हैं हम, महज़ब किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ हमारे अच्छा चपड़कन आती है हमारे पॉलिटिशियन। मिलियन मार्च, वो दुर फिटे मुंह, पता नहीं कितना बंदा मारा गया, कितने दरिया अबूर, कितनी घाटियां, कितने लोग मर गए। माओ का लॉन्ग मार्च, अच्छा मिलियन मार्च, इनको मिलियन का नहीं पता कितना होता है। टाइटो ट्रू मिलियन मार्च,
ऐसी ऐसी छोड़ते हैं, अजीबो गरीब अवाम को बेवकूफ बनाते हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। बेतुका तो जाब्ता कौन कहता है? इस मुल्क में कहां जाब्ता है? मुझे बताओ आप। सफेद हाथी पाले वो, मुझे बताओ पीटीवी कितने में कॉस्ट कर रहा है? कोई देखता है उसको? मेरी यादें वाबस्ता हैं इस इदारे के साथ। इसकी यावर हयात से लेकर निसार हुसैन तक ऐसे ऐसे खूबसूरत लोग हमारे दोस्त थे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, शहजाद खलील वगैरह, उनको दोस्तियां थी, मोहब्बतें थी, और वहाँ नामन शान वीरान। आज खंडर देखना ना लाहौर में, पीटीवी चले जाओ, अरबों की जायदादें, मलबा, और फारिग करो इनको। इस मुल्क की हैसियत और औकात देखो, और कैबिनेट का साइज देखो। वो इतने बड़े नंगे झूठ, एंड दे गेट अवे विद इट बिकॉज लोगों को पता ही नहीं। उनको हम इधर उधर लगा लू देते हैं, भेड़े उधर चल पड़ती हैं जिधर उनको चारे की फोटो नजर आती है। चारा नहीं, चारे की तस्वीर दिखाते हैं बस, तो इसलिए छोड़ो। हाँ जी साहब, आपने पीटीवी की बात की, चलते चलते अफसोसनाक खबर देंगे कि मकबूल तरीन अदाकार मेगा स्टार शकील यूसुफ साहब 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मुझे दुख हुआ ज़ाती, बिकॉज मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था। वो जब भी लाहौर आते ठहरते थे, वो नईम ताहिर वगैरह के घर मॉडल टाउन में, हमेशा मुझे मिलने आते। मेरा एक सीरियल था गुरूर, उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था शकील का, लेकिन मेरा ख्याल है मीडिया ने उनका हक अदा नहीं किया। सच्ची बात है। ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वेरी सॉफ्ट, पोलाइट। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मीडिया ने शकील का जो काम था, उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी, अल्लाह गरी की रहमत करे, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। अफसोसनाक सूरत हाल है। ठीक है, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, हम दुआ कर सकते हैं। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है, अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफ़िज़।